गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, ऑल हियरिंग माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं को मैं अवगत कराना चाहता हूँ। यदि हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो मैटर मैं इसमें डाल रहा हूँ हर परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी वह उपयोगी होगा। यह आपका भारतीय इंडियन इकोनॉमी से संबंधित रिलेटेड है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि जैसा नया सत्र चल रहा है, नए सत्र के दौरान आप बहकावे में ना आइए, अपने बच्चे के भविष्य सही सोच और समझ से सौंपने का कोशिश करिए। जैसा कि आज सरकार हमारे ऊपर, प्राइवेट विद्यालय के ऊपर सरकारी तंत्र से या कसना चाह रही है, लेकिन यदि विद्यालय भवन अपना और गुणवत्तापरक शिक्षा दे, संस्कार दे, तो कोई अभिभावक अपने बच्चे को प्राइवेट विद्यालय में नहीं भेजना चाहेगा। हर लोग सरकारी विद्यालय में भेजना चाहते हैं, सस्ती फीस में अच्छा चाहते हैं, लेकिन वहाँ गुणवत्तापरक विद्यालय नहीं। और आपके जिले के तमाम राजकीय विद्यालय के 2-3 अध्यापिका ऐसी हैं, प्रधानाचार्य हैं, जो अपना स्वयं प्राइवेट विद्यालय चला रही हैं। वो किसके ऊपर अंकुश लगाने जाएंगी? क्या वो खुद लगाएंगी? तमाम ऐसे अध्यापक हैं जो अपना सरकारी विद्यालय चला रहे हैं और सरकार प्राइवेट चला रहे हैं और सरकारी में पढ़ा भी रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो वो कहाँ से अंकुश लगाएंगे? जैसा कि आज एनटीपीसी के द्वारा हकीमपुर में लगभग 1,67,00,000 के बजट का विद्यालय वहाँ बनाया गया। आज उसका अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी महोदय श्री अनुपम शुक्ला जी ने उसका उद्घाटन किया। और उसी तरह यदि हर विद्यालय सुसज्जित हो और वहाँ का शिक्षण कार्य सुव्यवस्थित हो, तो वहाँ के लोग प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने रोज की तरह मोटिवेशनल वाक्यों की तरफ से चलते हैं। इसके बाद फिर अपने असली बिंदु पर आते हैं। तो कहता है कि मांगना, यदि किसी वस्तु को आप मांगते तो उसे वापस करना पड़ता है, इसलिए मांगना नहीं कमाना सीखो। वो चाहे इज्जत हो, हुई वस्तु को लौटाना पड़ता है, और वो चाहे इज्जत हो चाहे पैसा, इसलिए कमाना सीखो। यदि आप कमाएंगे चाहे इज्जत के क्षेत्र में चाहे पैसे के क्षेत्र में, तो आपको वापस नहीं करना पड़ेगा, वो अपनी स्वयं की पूंजी होगी। जैसा कि और हम दूसरा मोटिवेशनल वाक्य हमारा है, माँ बाप वो मंदिर है जहाँ कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता। माँ बाप वो मंदिर जहाँ कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता है, बस संतान की एक मुस्कान ही उसके लिए सबसे बड़ी पूंजी है। बस संतान की एक मुस्कान ही उसके लिए सबसे बड़ी पूंजी है। दूसरा, जिंदगी में हर मोड़ हमारी मर्जी का नहीं होता। जिंदगी में हर मोड़ हमारी मर्जी का नहीं होता। कभी वक्त रास्ता चुनता है तो कभी हालात मंजिल बदल देते हैं। तीसरा है, दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह फल निश्चित ही अनोखा होगा। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। चौथा है, सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा बनाओ, सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा बनाओ कि ये प्राइवेट स्कूल अपने आप बंद हो जाएं। भारत को सस्ती और अच्छी शिक्षा चाहिए। यहाँ के चूंकि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं केवल भारी भरकम फीस के वजह से। तो पांचवा अंतिम है, शिक्षा का मतलब नंबर लाना ही नहीं होता है। शिक्षा का मतलब नंबर लाना ही नहीं होता है। शिक्षा का असली मतलब होता है अच्छे संस्कार, अच्छे विचार हर बच्चे में होना चाहिए। तो भाई जेपी वर्मा सर, 19 अप्रैल 2026। तो आज हमारा है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
का पार्ट नंबर 5, इतिहास एवं प्रासंगिकता प्रासंगिकता। आरबीआई का इतिहास ब्रिटिश कालीन है। आरबीआई का इतिहास ब्रिटिश कालीन है। एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम वारन हेस्टिंग ने इसकी स्थापना का सुझाव दिया था। कि किसने दिया था? अंग्रेज अधिकारी वारन हेस्टिंग ने इसकी स्थापना का सुझाव दिया था। सन 1925 में हिल्टन यंग कमीशन, कब? 1925 में हिल्टन यंग कमीशन तथा सन 1931 में केंद्रीय बैंक जांच समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया। आरबीआई का गठन कब किया गया? 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। इसके प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। आजादी के बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो आज भी केंद्रीय बैंक की भूमिका में है। आरबीआई की गतिविधियां, अगला टॉपिक आरबीआई की गतिविधियां। मुद्रा बाजार में केंद्रीय स्थान पर आरबीआई अपनी मौद्रिक एवं साख नीति के द्वारा आर्थिक स्थिरता, कीमत स्थिरता एवं विनिमय स्थिरता को मुख्य रूप से लक्षित कर व्यापारिक बैंकों द्वारा सृजित साख की मात्रा एवं दिशा का परिणात्मक उपायों जैसे बैंक दर, नगद आरक्षण अनुपात, संविधिक सरलता अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं आदि तथा गुणवत्ता उपायों जैसे साख की राशनिंग, नैतिक दबाव, उपभोक्ता साख का नियमन इत्यादि के माध्यम से नियंत्रित करती है। अब भूमंडलीकरण तकनीकी प्रगति एवं आर्थिक सुधारों के कारण आरबीआई के कार्य क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ। वर्तमान में आरबीआई विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का संचालन करता है। इसके अंतर्गत समाशोधन गृह, क्लीयरिंग हाउस का कार्य, संस्थागत कृषि कार्य, साख सुविधाओं का विस्तार, आर्थिक आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन, शासकीय प्रतिभूतियां एवं वाणिज्यिक बिलों का क्रय विक्रय प्रमुख है। तेजी से बदलता वैश्विक परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, तकनीकी नवीनता, मुद्रा बाजार में बढ़ती गतिशीलता आरबीआई के एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के निर्माण में बहुमुखी दायित्व को रेखांकित करता है। सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को हुआ। सर्वप्रथम हुआ था बैंकों का राष्ट्रीयकरण श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, हुआ था। 1991 एम नरसिंघम समिति की सुधार पर 1991 में एम नरसिंघम समिति की सुधार पर बैंकों की प्रणाली में व्यापक सुधार किए गए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हजारी समिति की सिफारिश पर किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस समिति के सिफारिश पर किया गया? हजारी समिति के सिफारिश पर किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई 1921 में स्थापित इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1 जुलाई 1955 को यह राष्ट्रीय
नामकरण कर एक नया नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन 3 बैंकों को मिलाकर हुआ था। प्रेसिडेंसी बैंक 1940, बैंक ऑफ बॉम्बे 1843 तथा बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। भारत में सर्वाधिक बैंकों की शाखा एसबीआई की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। इसकी स्थापना ग्रामीण सर्वेक्षण समिति की सिफारिश पर की गई। बेसल मानक बैंकों से संबंधित है। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कोच्चि में स्थापित हुआ था और पहली महिला बैंक 1000 करोड़ रुपए से पूंजी के साथ मुंबई में प्रारंभ हुआ। इसकी प्रथम अध्यक्षा उषा अनंत सुब्रमण्यम थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ज्यादातर बैंकों का मुख्यालय बॉम्बे में है और इसका नई दिल्ली में है। तो कभी कभी प्रश्न ये लोग करते हैं कि गांधी जी की मूर्ति नोटों में कब आई और गांधी जी के पहले यहाँ की नोटों पर किसकी मूर्ति होती थी। तो गांधी जी के पहले यहाँ पर जो मुस्लिम शासक थे या अंग्रेज थे उनकी मूर्ति, उनके चित्र लगाए जाते थे। लेकिन 1969 में गांधी जी का मूर्ति 100 के नोट पर लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि यह देश के राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रपिता कहा गया और उनके सम्मान में या उनके 100वीं वर्षगांठ पर 1969 में 100 रुपए के नोट पर लाया गया। इसके बाद इनका जो है फिर 1987 को 500 के नोट पर इनका चित्र लाया गया और उसके पहले सम्राट अशोक के लाट से वो जो शेर वाला चिन्ह वो भी दर्शाया गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं से हम ये कहना चाहते हैं, आपको जागरूक करना चाहते हैं कि यदि आप जितना ही परिश्रम करेंगे, परिश्रम कहीं बेकार नहीं जाता है, परिश्रम कहीं बेकार नहीं जाता। तो देसी कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो आप जितना ही परिश्रम कर ले जाएंगे उतने ही देर ही सही लेकिन सफलता जरूर आपको मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। जो एक बार ठोकर खा लेता है, ठोकर खाने के बाद वो आदमी हर व्यक्ति सुधर जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपके उज्जवल भविष्य हो सके। मेरी हार्दिक कामना यही है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जय शिक्षित समाज, जय भारत, जय हिंद,